इस वीडियो में हम समाजीकरण के अभिकरण या समाजीकरण के साधन पर बात करेंगे कि समाजीकरण की जो एक कितनी लंबी प्रक्रिया है, जो एक आजीवन चलने वाली प्रक्रिया है। इस प्रक्रिया के तहत जो किसी बच्चे का या किसी व्यक्ति का जो समाजीकरण होता है, वो जो सीखता है, सीखने की जो उसकी प्रक्रिया है, उसमें वह किन किन संस्थाएं, किन किन एजेंसियों, किन किन साधनों का सीख के माध्यम से उसका समाजीकरण होता है। जैसा कि हम जानते हैं कि मानव की समाजीकरण की जो प्रक्रिया है बड़ी लंबी एवं जटिल है, जो कि आजीवन चलती रहती है। और इस कार्य में हम देखते हैं कि अनेक संस्थाओं एवं समूहों का भी योगदान होता है। जो संस्थाएं व्यक्ति को समय समय पर विभिन्न बातें सिखाती हैं, और जहां तक है कभी ये एक दूसरे की पूरक एवं सहयोगी भी होती हैं। तो कभी कभी देखने को मिलता है कि ये परस्पर स्वतंत्र एवं संघर्षकारी भी होती हैं। बच्चे का जहाँ तक समाजीकरण करने में अनेक प्राथमिक संस्था जैसे परिवार है, पड़ोस है, मित्र मंडली है, विवाह है, नातेदारी समूह है, संस्थाएं हैं, विद्यालय हैं, धार्मिक एवं आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक एवं व्यावसायिक जो संगठन हैं, इन सभी का योगदान होता है। और एक व्यक्ति इन संस्थाओं एवं समूहों से जितना अनुकूलन करता है, हम देखते हैं कि समाजीकरण भी उतना ही सफल माना जाता है। तो यहाँ हम कुछ समाजीकरण की विभिन्न संस्था या हम साधन के रूप में जान सकते हैं, देख सकते हैं, उन पर विचार करेंगे। जिसमें पहली संस्था जो हम देखते हैं वो है परिवार। परिवार का जहाँ तक सवाल है तो परिवार एक ऐसी संस्था है जो किसी व्यक्ति या बच्चे के समाजीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। और ये हम कहें कि समाजीकरण करने में जो विभिन्न संस्थाएं हैं उनमें परिवार सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, तो इसमें भी कोई अतिशयोक्ति नहीं है। क्योंकि हम देखते हैं कि एक बालक जो होता है वो परिवार में ही जन्म लेता है और सर्वप्रथम परिवार के सदस्यों के ही संपर्क में वो आता है। परिवार में ही उसे समाज के रीति रिवाजों, लोकाचारों, प्रथाओं, परंपराओं, संस्कृति का ज्ञान कराया जाता है। और समय और महत्व की दृष्टि से हम देखें तो परिवार समाजीकरण करने वाली एक प्राथमिक संस्था के रूप में माना जाता है। बच्चा यदि मूल परिवार का सदस्य है तो उसे 4 प्रकार की भूमिकाओं का ज्ञान यहाँ होता है, और वे हैं पति, पिता, पत्नी, माता, पुत्र, भाई और पुत्री, बहन। जैसा कि हम देखते हैं, जानते हैं कि परिवार एक सार्वभौमिक संस्था है जो विश्व के सभी समाजों में समाजीकरण की आधारभूत संस्था के रूप में काम करती है। चाहे वो समाज कैसा भी हो, ग्रामीण समाज हो, नगरीय समाज हो, आदिम समाज हो, जटिल समाज हो, यह जो संस्था है सार्वभौमिक हमें देखने को मिलती है। सार्वभौमिक जो संस्था है और सार्वभौमिक संस्था होने के नाते ये हर समाज में व्यक्ति का समाजीकरण करती है। जहाँ तक माता में पिता की भूमिका का हम यहाँ देखें तो सभी समाजों में पिता एक, हम कहें कि साधक नेतृत्व और माता भावात्मक नेतृत्व बच्चे को प्रदान करती है।
साधक नेता के रूप में पिता ही खेत व्यवसाय का मालिक होता है, आखिर में अगुवा होता है, सभी शिकायतें उसी के पास आती हैं, वहीं उनका निर्णय करता है और बच्चों को दंड भी वही देता है, उन्हें अनुशासन एवं नियंत्रण में भी वही रखता है। और जहाँ तक परिवार में माता की जब बात करें तो माता बच्चे के लिए एक भावात्मक भूमिका अदा करती है। वह परिवार में मध्यस्थता करती है, समझौता कराती है, परिवार में झगड़ों को शांत करती है, वैमनस्य को दूर करती है। माता का व्यवहार बच्चे के प्रति जो है स्नेह में घनिष्ठ एवं हितैषी व भावपूर्ण होता है। वह उदार एवं दंड न देने वाली होती है। तो सभी समाजों में पत्नी पति से भावात्मक दृष्टि से हमेशा बढ़कर होती है। जहाँ तक हम देखते हैं कि जो रौब जमाने वाली जो माताएं औरतें जो होती हैं वो समाज में अच्छी नहीं मानी जाती हैं। वहाँ पुत्र सदैव पिता के समान और पुत्री माँ के समान बनना चाहती है। इस प्रकार बच्चे पर माता पिता का सर्वाधिक प्रभाव होता है और ये जो उससे सब कुछ जो देखने को मिलता है, अनुभव करने को मिलता है, तो वो किसी परिवार में ही मिलता है। तो हम ये कह सकते हैं कि सबसे पहली जो सबसे प्राथमिक जो संस्था है समाजीकरण की, वह परिवार के रूप में हमें देखने को मिलती है। यहाँ बच्चे पर वह सब परिवार का प्रभाव पड़ता है जो वह उस परिवार में रहकर देखता है, अनुभव करता है। जिन परिवारों में आए दिन लड़ाई झगड़े जो होते हैं तो उसका भी उस पर बहुत कुछ प्रभाव होता है। और वहीं कोई परिवार में यदि धार्मिक प्रवृत्ति का है, प्रेम से रहने वाला परिवार है, आपस में स्नेह है, प्रेम है, तो वहाँ जो बच्चे का जो समाजीकरण होगा वो उसमें भी वही प्रेम और भावना त्याग की आएगी। तो हम कह सकते हैं कि परिवार जो है एक बच्चे के लिए समाजीकरण करने की एक महत्वपूर्ण इसमें भूमिका अदा करता है। दूसरा हम देखें तो वो संस्था है पड़ोस। और हम देखते हैं कि पड़ोस का भी बच्चे के समाजीकरण में महत्वपूर्ण हाथ होता है। यहाँ बच्चों को ही नहीं वरन युवकों के समाजीकरण में भी पड़ोस का विशेष योगदान होता है। यहाँ हम देखेंगे कि शहरों की तुलना में गांवों में जो बड़े पड़ोस का जो अधिक प्रभाव होता है, यहाँ बच्चे अनजाने में ही पड़ोसी से कई बातें सीख जाते हैं। पड़ोस के लोग बच्चे को स्नेह एवं प्यार में कई नई बातों का ज्ञान कराते हैं। उसकी प्रशंसा करना, उसकी निंदा करना या प्रशंसा और निंदा के द्वारा उसे समान सम्मत व्यवहार करने को प्रेरित करते हैं। जब हम कोई मूल विरोधी काम करते हैं, समाज विरोधी काम करते हैं, तो पड़ोसी जो लोग हैं हमारी निंदा करेंगे तो हम वो काम नहीं करेंगे। यानी कहने का तात्पर्य है कि हमको हमेशा समाज सम्मत व्यवहार करने को वो प्रेरित करते हैं। जहाँ तक पड़ोसी समय समय पर उसे यह भी बताते रहते हैं कि उससे किस प्रकार के आचरण की अपेक्षा की जाती है। एक पड़ोसी से किस प्रकार के व्यवहार की अपेक्षा करता है। तो जहाँ तक हम देखते हैं कि जब एक बच्चा परिवार से थोड़ा बड़ा हो, परिवार में उसका पहला जो समाजीकरण होता है, प्राथमिक संस्था जो उसकी परिवार है, जब वह बड़ा होता है और बड़ा होने के पर वह जब पड़ोस में निकलता है तो वहाँ से भी वह बहुत कुछ सीखता है, उनको अपनाता है, ग्रहण करता है, अपने आचरण में उतारता है। जैसा हमारा पड़ोस होगा वैसे बातें हम सीखेंगे, वैसे आचरणों को हम आत्मसात करेंगे। तो पड़ोस एक समाजीकरण में अपना महत्वपूर्ण योगदान देता है। नंबर 3 की बात करें यहाँ तो वो है नातेदारी समूह। नातेदारी समूह से यहाँ तात्पर्य हमारा
उन समूह से है जिसमें रक्त एवं विवाह से संबंधित सभी रिश्तेदार आते हैं। जैसे भाई बहन हैं, पति पत्नी हैं, साले साली हैं, सास ससुर हैं, देवर भाभी हैं, और अन्य उनसे भी संबंधियों के जो संपर्क से यानी व्यक्ति जहाँ कुछ न कुछ सीखता है, इन सभी के प्रति उसे भिन्न भिन्न प्रकार की भूमिकाएं निभानी होती हैं। किसी के साथ घनिष्ठ, किसी के साथ हंसी मजाक के संबंध, तो किसी के साथ में परिहार के संबंध यानी दूरी बनाए रखने के संबंध। तो विभिन्न रिश्तेदार भी बच्चे पर जहाँ अपना प्रभाव डालते हैं, जिसको वो आत्मसात करता है। नातेदारी समूह के अंतर्गत हमारे जो नाते रिश्तेदार होते हैं, हमारे जो सगे संबंधी होते हैं, उन सभी संबंधियों से हमारा जो संबंध होता है, हमारा जो व्यवहार होता है, वह एक जैसा नहीं होता है। किसी के साथ हमारे आदर और सम्मान के संबंध हैं, किसी के साथ हमारे मित्रवत संबंध हैं, तो किसी के साथ में हम कहें कि प्यार और स्नेह के संबंध हैं। किसी के साथ हंसी मजाक के संबंधों को समाज मान्यता देता है, तो किसी के साथ परिहार संबंधों को मान्यता देता है, या हम कह सकते हैं अपेक्षा करता है। तो ये नातेदारी समूह के अंतर्गत ही एक व्यक्ति इन सभी संबंधों के साथ वो उसका व्यवहार किस तरीके का हुआ, किस प्रकार का हुआ, तो नातेदारी समूह के अंतर्गत यहाँ व्यक्ति के समाजीकरण होता है। तो हम कह सकते हैं कि नातेदारी समूह में भी जितने भी हमारे नाते रिश्तेदार हैं, उनकी विभिन्न जो भूमिका हैं, उन विभिन्न भूमिकाओं के माध्यम से भी हम या हमारा समाजीकरण होता है, और हम उन भूमिकाओं से परिचित होते हैं, जिससे व्यक्ति अपने आप में भी उस भूमिका निर्वाह को उतारता है या उन पर अमल करता है। अगले साधन के रूप में हम देखते हैं कि विवाह का जहाँ तक सवाल है, तो विवाह का भी व्यक्ति के जीवन पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है। जैसा कि विवाह के बाद लड़के और लड़की को पति व पत्नी की जो भूमिका निभानी होती है, भूमिका निर्वाह करनी होती है, विवाह के बाद लड़के लड़की को एक नए दायित्वों का निर्वाह करना होता है, तो ये सब कुछ विवाह के माध्यम से ही नई भूमिकाएं प्राप्त होती हैं, नए पद प्राप्त होते हैं। विवाह से पहले जो एक युवक युवती थे, आज वे पति पत्नी हो गए, पति और पत्नी का उनको पद प्राप्त हो गया। तो पति और पत्नी के पद के अनुरूप उसको जो भूमिका का निर्वाह करना है, वह विवाह के बाद ही सीखता है। उसका जो यानी पति का व्यवहार किस तरीके से होगा या पत्नी का व्यवहार किस तरीके से होगा पति और पत्नी के प्रति, तो ये विवाह के बाद ही व्यक्ति सीखता है। इसका हम कह सकते हैं कि समाजीकरण में जो विवाह जो है एक महत्वपूर्ण भूमिका यहाँ अदा करता है। यहाँ एक दूसरे के लिए हम कहें तो त्याग करना और साथ साथ एक दूसरे के प्रति निष्ठा रखना, और जब पति पत्नी ही आगे चलकर पिता माता दादी और दादा और नाना नानी आदि की परिस्थिति ग्रहण करते हैं, तो उन पद के साथ साथ उन परिस्थितियों के अनुरूप भूमिका निर्वाह करना भी वह इसके माध्यम से यानी सीखते हैं। तो हम कह सकते हैं कि विवाह के बाद बालक को बहुत सारी नई परिस्थितियां एवं भूमिकाएं ग्रहण करनी होती हैं, और उन भूमिकाओं को उन्हें आंतरिकृत करना होता है। तो विवाह एक ऐसी संस्था है, एक ऐसा साधन है, एक ऐसा विकर्ण है जो एक व्यक्ति को एक जीवन काल में बहुत सारी परिस्थितियों से रूबरू कराता है, बहुत सारे पद प्रदान करता है, और उन सभी पदों के अनुरूप भूमिका निर्वाह करने के उसमें प्रेरणा देता है, प्रेरित करता है। तो हम कह सकते हैं कि विवाह एक ऐसी संस्था है, ऐसा एक अभिकरण है, ऐसा जो साधन है जो एक व्यक्ति के समाजीकरण में अपना महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है, या हम कह सकते हैं उसका महत्वपूर्ण योगदान
होता है। तो आज इस वीडियो में हम इन 4 साधनों पर चर्चा करेंगे। शेष साधनों पर हम अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। आज इस वीडियो में हम